हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर से मैंने कुछ जो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उस चैप्टर के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने जो पिछली क्लास में क्वेश्चन मैंने कराया था उसको आपने देखा होगा और समझ में भी आने होंगे। तो आज भी हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो बिना विलंब किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सॉल्व करते रहिए। मेरे साथ आप भी बैठ जाइए और इसको स्टार्ट कर दीजिए, सॉल्व करिए। जहां पर साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए आज की क्लास को। देखिए तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था कि भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश बाहर में जोड़ी जाने वाली संख्या होगी। इसका मतलब जो बाद में भिन्न लिखी है 2/7, इस भिन्न के अंश और हर में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि आंसर में 2/3 मिलने लगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए भिन्न उसको देखा जाए भाई कौन सी है। तो अगर हम लोग सबसे पहले भिन्न की बात करें, कोई भी भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी ही हुई होती है। यानी ऊपर वाले को अंश और नीचे लिखी हुई संख्या को हम लोग हर कहते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 2/7 में कौन सी संख्या ऐड कर दें कि जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिले वो 2/3 मिले। तो उसको लेट कर लिया जाए, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करें और सॉल्व कर लें। देखते हैं कौन सी संख्या आती है। तो अगर बात करें यानी 2/7 में कोई संख्या थी, अभी चारों में से जिसको ऐड करके 2/3 आंसर प्राप्त किया जा रहा था, तो वो संख्या हम लोगों ने लेट कर लिया कि वो x है। तो x अगर ऐड करें अंश और हर में तो आंसर जो उसका मिल रहा था 2/3 मिल रहा था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। 2 का x का 3 में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 3x हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से 2 का 7 में मल्टीप्लाई करें तो 14, 2 का x में मल्टीप्लाई करें तो 2x। अब यहाँ से x वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए तो 2x, 2 को इस साइड में ट्रांसफर करें तो -2x, ये 14, 6 को इस साइड ला करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका कितना बचेगा, यहाँ से 8 बच जाएगा और ये 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करो तो x, यानी कि वह नंबर जो था वो x यानी कि 8 था। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो A इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी A इज द करेक्ट ऑप्शन। और बाकी नहीं हो सकते, ना तो 5 होगा, ना ही 3 होगा और ना ही 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। दूसरा क्वेश्चन समीकरण को सॉल्व करने वाला था। कल भी हम लोगों ने समीकरण को सॉल्व करने वाले कई क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। आज फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं और कभी-कभी इस टाइप का भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो देखा जाए जो क्वेश्चन लिखा था वो लिखा था समीकरण युग्म 1/x + 1/y = 4। दूसरी इक्वेशन लिखी थी 1/x - 1/y = 0 का हल होगा। यानी कि ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा हल होगा ये आपको टिक करके दिखाना है। अब इसको हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या फिर इसमें एलिमिनेशन लगा दीजिए, यानी कि विलोपन विधि का प्रयोग करिए। दोनों से आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो मैं इन क्वेश्चंस में विलोपन विधि का यूज करूंगा और उसी से आंसर को लिखेंगे। जैसे पहली इक्वेशन लिखी थी 1/x + 1/y = ये 4 गिवन था।
इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें। दूसरी इक्वेशन लिखी थी 1/x 1/y इक्वल टू 0। अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए हम लोग लैंग्वेज को ना लिखते हुए डिटेल में न करते हुए बिल्कुल आसान तरीके से कम स्टेप्स में सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में तो आंसर से मतलब होता है जितना कम सॉल्व करके आंसर को लिखा जाए वही बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेज करके चलना होगा, टाइम बचाना होगा। तो अगर देखें इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करें तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 1/x में 1/x को ऐड किया जाए तो 2/x हो जाएगा और इधर ये 4 आ जाएगा। यहां से इसके अपान में 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 4 का x में करेंगे तो 4x, 2 का 1 में करेंगे तो 2 और सॉल्व किया जाए तो x की वैल्यू यहां से 2/4 यानी कि 1/2 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 1/2 यहां से मिल गई। नेक्स्ट अगर आपको y की वैल्यू भी चाहिए तो उसको जो है टिक किया जा सकता था, यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू 1/2, तो 1/2 यानी कि ये पहले ही ऑप्शन में आ रही थी तो हम लोग टिक कर सकते हैं बिना y की वैल्यू को निकाले हुए भी, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 2 में अगर देखा जाए तो 2 में अगर वैल्यू पुट कर दें तो 1/2 माइनस का 1/y इज इक्वल टू ये आपका 0 हो जाएगा। यहां से अगर देखें तो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 1/2 इज इक्वल टू ये पूरा टर्म ट्रांसफर कर दीजिए तो y हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो y की वैल्यू यहां से y की वैल्यू कितनी मिल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई यहां से। तो अगर देखा जाए समीकरण 2 में अगर पुट किया जाए x के प्लेस पर 1/2 कुछ इस तरीके से और माइनस 1/y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 0। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 2 सॉल्व होकर के ऊपर जाएगा तो ये 2 माइनस 1/y इज इक्वल टू 0। अब y को 1/y को अगर उस साइड में ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये 1/y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो y की वैल्यू यहां से 1/2 निकल करके आ जाएगी। तो x की वैल्यू भी 1/2, y की वैल्यू 1/2 मिल गई। तो अगर देखा जाए अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहला ऑप्शन करेक्ट था, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, तो ये A इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात किया जाए, तीसरा क्वेश्चन लिखा था समीकरण x + 3y = 7 का हल है, यानी कि जो समीकरण लिखी है इसका कौन सा हल होगा। अब हल वाले कंडीशन में जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे, आप भी ये जो x और y की वैल्यूज दी गई हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगी। जो इस इक्वेशन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अगर हम लोग बात करें पहले ऑप्शन की तो x के प्लेस पर अगर 2 पुट किया जाए, y के प्लेस पर 1, तो 2 + 3 यानी कि यहां से जो है 5 ही मिलेगा, यानी ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। वैसे ही दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ चले तो दूसरे ऑप्शन में लिखा था x = 3 y = 1। अब x और 3 x और y के मान अगर लेफ्ट में पुट करें तो 7 आना चाहिए। तो x के प्लेस पर 3 y के प्लेस पर 1, तो 3 + 3 आएगा सॉल्व करने पर, यानी कि ये 6 मिलेगा। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। नेक्स्ट ऑप्शन की बात किया जाए तो x के प्लेस पर 1 पुट करें, y के प्लेस पर 3, y के प्लेस पर 2, तब देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 और y के प्लेस पर 2, 2 3 = 6 यानी कि 6 + 1 यानी 7। तो अगर हम लोग देखें तो इस वाले क्वेश्चन का सी जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन से चेक करके उसको टिक किया जा सकता था। नेक्स्ट अगर डी वाले ऑप्शन की बात करें तो ये नहीं पॉसिबल है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 अगर पुट भी करोगे तो यहाँ पर 1, y की वैल्यू 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 में 1 ऐड करोगे तो जो है 10 हो जाएगा, यानी 7 = 2 नहीं आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी जो है करेक्ट ऑप्शन था।
अब इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और आयु से रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं और यहाँ पर देखो शॉर्ट में भी पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन पहले आप आयु का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको जरा सीख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। तो आयु के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आयु का कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे मैं बात करूं कि सबसे पहले तो वर्तमान आयु व्यक्ति की पता होनी चाहिए। वर्तमान आयु अगर पता हो, प्रेजेंट एज पता हो, तो आप चाहे उस व्यक्ति की 10 साल बाद की आयु को पता कर लीजिए आसान तरीके से, या फिर 10 साल पहले की आयु पता कर सकते हैं। तो आयु के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जरा हम लोग सपोज करते हैं। आयु के केस में कुछ वर्ड के बारे में आपको बता रहा हूं, वो जरा ध्यान रखना। जैसे बात किया जाए, एक वर्ड आएगा पूर्व, या फिर हम लोग कहें पहले। इन दोनों केस में, यानी पूर्व कहा जाए या पहले कहा जाए, और इन दोनों को इंग्लिश में जो बोला जाता है वो बिफोर वर्ड यूज किया जाता है। तो थोड़ा इससे भी याद रखिए। अब अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि इतने वर्ष पूर्व या इतने वर्ष पहले, तो उस केस में क्या जो है करना है, ऐड करना है उतने साल या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर उस व्यक्ति की वर्तमान आयु पता हो, क्या पता हो, वर्तमान आयु पता हो, ये थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। वर्तमान आयु अगर पता हो उस व्यक्ति की x वर्ष है, यानी कि x वर्ष, तो अगर कहे 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले, तो उस केस में वर्तमान आयु से 5 वर्ष पूर्व या पहले की बात करेंगे। तो इस केस में 5 वर्ष बाद या पूर्व या पहले की आयु पता करने के लिए उस 5 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वर्तमान आयु में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु पता चल जाएगी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक वर्ड आता है बाद, या फिर बाद में या पश्चात, ये 2 वर्ड आते हैं, और इन दोनों के लिए हम लोग क्या आफ्टर वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में। तो इस केस में वर्तमान आयु अगर पता हो, आपसे कहा जाए 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी उस व्यक्ति की, आपको 10 उसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा बात करूं कि आज, जैसे आज की डेट में या प्रेजेंट टाइम में आप 20 इयर्स के हैं, तो अगर आपसे कहा जाए 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो 5 आपको ऐड करना पड़ेगा वर्तमान आयु में। अगर आपसे कहा जाए 5 वर्ष पूर्व, तो अगर कोई व्यक्ति आज 20 साल का है, तो वो जो है 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, 15 कैसे पता चला, 5 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। बस वैसे ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और यहाँ पर आयु से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगर देखा जाए, लिखा था पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा, तब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है। यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बारे में पूछ लिया था। तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो मैं सबसे पहले आपको इसको लॉन्ग में समझाता हूं कि लॉन्ग में अगर सॉल्यूशन इसका लिखना होता तो कैसे लिखा जाता, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और शॉर्ट में भी ये पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग इसको लॉन्ग में समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पिता और पुत्र की आयु थी उन दोनों में रिलेशन को बता दिया था। तो लिखा था कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है, किसकी आयु, पिता की। तो अगर पुत्र की आयु को कंसीडर कर लिया जाए तो पिता की आयु को निकाला जा सकता था। तो लिखिए यहाँ पर, मान लिया जाए कि माना पुत्र की आयु
इक्वल्स टू x वर्ष, यानी पुत्र की आयु कितनी हो गई x वर्ष, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, उसका 3 गुना हो जाएगी। तो अगर बात करें पिता की आयु कितनी होगी, इसलिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु का 3 गुना मतलब 3x हो जाएगी। अब उसके बाद जो रिलेशन दे दिया था वो 5 वर्ष बाद बात किया है, 5 वर्ष बाद। तो अभी बाद का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि भाई लिखा था 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस को लगा देंगे। तो अगर देखा जाए यहाँ पर बात किया जाए 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालिए, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, भाई बाद की बात किया है 5 वर्ष बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 इयर्स। और अगर पिता की आयु देखा जाए, पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ये पिता की आयु थी 3x, इसमें भी 5 को जोड़ दिया जाएगा तो इतने वर्ष, यानी कि ये वर्ष में लिखेंगे, इसका जरा यूनिट वगैरह थोड़ा सही से रखना। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रिलेशन बताया था, कहा था कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, यानी कि जो पिता की आयु है वो जो है किसके बराबर, जो उसका 2 गुना करेंगे, और पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर था। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार करके हम लोग लिख देंगे, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यानी कि एडीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर देखा जाए जो पिता की आयु थी उसका 2 गुना, तो पिता की आयु कौन है, ये, यानी कि 3x + 5, इसका 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर था। तो पुत्र की आयु कितनी है, x + 5, और इसका 5 गुना कर दीजिए, तब जाकर के पुत्र की आयु के बराबर था। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा इक्वेशन को बनाना भी टिपिकल होता है, बट अगर उसके फैक्ट को समझ गए तो इक्वेशन भी बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो यहाँ से देखा जाए सॉल्व करें तो ये 6x प्लस का ये 10 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो 5x, 5 का 5 में मल्टीप्लाई कराया जाए तो 25। अब x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, तो 6x माइनस का 5x और ये 25, 10 को माइनस कर दीजिए इधर ला करके, तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो x बच जाएगा, इसका मतलब ये x की वैल्यू 15 आई, यानी कि 15 वर्ष आ गई। अब अगर देखें तो एक लोगों की आयु पता चल रही थी जो है पुत्र, पुत्र की आयु ऐसे ही कंसीडर किया गया था, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, लिखा जा सकता है, यहां से लिख दीजिए कि अतः पुत्र की आयु x बराबर 15 वर्ष हो जाएगी, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x बराबर यहां से कितना 3 × 15 यानी कि 45। तो ये तो मैंने लॉन्ग तरीके से सॉल्व करके दिखाया आपको, बट आपको तो ऑब्जेक्टिव में करना है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो ऑप्शन से भी इसको किया जा सकता था, बट मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल में पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए मैंने इसको जो है दोनों तरीके से कराने का जो है प्रयास किया। तो अगर देखा जाए अब इसको भी इतना करेंगे यहाँ पर लॉन्ग में तो टाइम ज्यादा लगेगा, बट ऑब्जेक्टिव में आया है एक नंबर के हिसाब से कैसे सॉल्व किया जाए, तो चलिए देखते हैं। अगर देखा जाए हम लोग बात करें, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे। लिखा था पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा, और पिता और पुत्र की
वर्तमान आयु है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे तो आपको पता चल गया है कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन से कैसे हम लोग टिक करते तो देखा जाए इनकी बात हो तो जो है यहाँ पर जो ऑप्शन में गिवन है वो सब वर्तमान आयु वाला ही होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे वर्तमान आयु की भी बात किया था। अब अगर हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को लगाएं और उसका आंसर देखें तो पहले ऑप्शन की बात किया जाए, पिता की आयु जो थी वो 30 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष लिखी। तो अब क्या ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं, तो उसको जरा चेक कर लीजिए। अगर हम लोग इनकी पहली बात को देखें, पुत्र की आयु और पिता की आयु यानी दोनों में रिलेशन 3 गुने का था, तो अगर देखा जाए 10 का 3 गुना करें तो 30 होता है, यानी इनका जो 3 गुने वाला रिलेशन है वो तो ट्रू आ रहा था। और दूसरे को चेक किया जाए तो 12 का 3 में मल्टीप्लाई यानी कि जो है मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 36, यानी ये भी ऑप्शन 3 गुने वाली बात को फॉलो करता है, यानी जो 3 गुने वाले रिलेशन है वो सब में देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी फॉलो कर रहा। तो उस कॉन्सेप्ट से तो इसको नहीं टिक कर सकते थे। बट इनका दूसरा कॉन्सेप्ट देखा जाए, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का जो रिलेशन बोला था, जो है पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर था, लेकिन 5 वर्ष के बाद बात किया था। तो अगर देखा जाए 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु लिखी है, तो अगर एक ऑप्शन को देखें 30 और 10, अगर वर्तमान आयु पुत्र की निकालना होता तो क्या करते, क्योंकि वहां पर 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है जो है रिलेशन में एक दूसरे की, तो वो 5 वर्ष बाद के लिए देखा जाए तो ये 15 हो जाएगा, 5 को ऐड कर देंगे। दूसरे वाले में देखा जाए तो ये 35 हो जाएगा, इसमें भी 5 को ऐड करना पड़ेगा। अब उसके बाद इन दोनों में जो रिलेशन था वो कह रहे थे इसकी यानी पुत्र की आयु का 2 गुना, तो पुत्र की आयु का 2 गुना करेंगे तो 70, और जो है यानी कि पिता की आयु का 2 गुना किया गया। वैसे ही पिता की आयु तो ये है, पुत्र की आयु निकाली जाए कितना, इसका हम लोग 5 गुना करें तो 15 का 5 गुना क्या ये आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। सेम ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में करें तो अगर हम लोग इस वाले को चेक करें तो कितना आएगा 36 और ये 12, वर्तमान आयु निकालना हो तो 5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसमें ऐड करो तो ये जो है 5 जोड़ना पड़ेगा तो ये 41 हो जाएगा, ऐड करने पर 5। अब उसके बाद इसका 2 गुना करें तो इसका 2 गुना कितना 82 हो जाएगा, इसका 5 गुना करें तो ये 5 गुना करोगे तो ये 85 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता था। फिर उसके बाद यहां से देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर ऑप्शन की तो 14 और ये 42 लिखा था, इसमें भी वर्तमान आयु करके निकालोगे तो नहीं हो सकता था। तो लास्ट वाले ऑप्शन की बात करें, वहां पर ये बात फॉलो होगी जैसे क्वेश्चन में लिखा था 45 और 15। अब इसको अगर देखें तो पुत्र की आयु का आपको क्या 5 वर्ष बाद अगर निकालना हो तो इनकी आयु हो जाएगी 20 वर्ष, और पिता की आयु देखा जाए 5 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी तो 50, क्योंकि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं 5 को ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 5 वर्ष बाद। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये जो आयु आई थी इसका 2 गुना करना हो तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि पिता की आयु का 2 गुना तो 100 आएगा, और पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर तो 5 गुना करोगे तो ये भी तो 100 आएगा। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए थे। तो जो मैंने बाद में कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ठीक किया जा सकता था, थोड़ा कम सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर को लिख ले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी था, नहीं तो फिर जो है अगर आएगा तो फिर वहां पर छोड़ना पड़ता। तो इसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आसान तरीके से हम लोग लिख ले जाएंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन था वो धारा और नाव और चाल से रिलेटेड था, तो उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें, आपने नदी में नाव को बहते हुए देखा होगा,
वहां पर क्या होता है कि कभी कभी नाव भाई पानी की दिशा में बहती है, कभी कभी क्या होती है पानी के विपरीत भी उसको बहाना पड़ता है या बहना पड़ता है। तो जब कभी भी नाव पानी की दिशा में बहेगी या बहती है तो उस कंडीशन में जो धारा की चाल होती है वो और जो नाव की चाल होती है वो दोनों को जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब कभी वो विपरीत दिशा में बहती है, धारा के विपरीत दिशा में बहती है, तो उस कंडीशन में चालें घट जाती हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। दूसरा एक और एग्जांपल है, जैसे कभी आपने देखा होगा आंधी जब आ जाती है तो जब कभी आप स्कूल जा रहे होते हैं और बाई चांस आप जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट और हवा चल रही है राइट टू लेफ्ट, तो उस कंडीशन में जब आप साइकिल से जा रहे होते हैं तो हवा के विपरीत जाने में आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और जितनी स्पीड से आप चलना चाहते थे उतनी स्पीड से नहीं चल पाते हैं क्योंकि हवा जो है आपकी स्पीड को कम कर देती है। लेकिन वही जब आप विपरीत दिशा में ना जा करके उसी की दिशा में जिस डायरेक्शन में हवा बह रही उसी दिशा में अगर आपको जाना हो तो चालें दोनों की जुड़ जाती हैं और जुड़ती हैं तो इसीलिए बहुत तेजी से जिस स्पीड से आप चल रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा स्पीड में आपकी साइकिल तेज चलने लगती है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रखें और इसी क्वेश्चन को टिक कर ले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा था कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल होगी। अब अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर धारा और जो है नाव दोनों की चालें दी गई हैं और आपसे पूछ लिया है कि नाव की चाल क्या होगी। जल की चाल दी गई थी और वहां पर धारा की चाल दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिया जा सकता है क्योंकि जो है धारा के विपरीत नाव की चाल पूछा था, तो धारा के विपरीत जाएंगे तो दोनों चालें आपस में घट जाएंगी। बस यही कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना है। तो यहाँ से देखा जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी गई थी और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई थी, तो दोनों चालों का जो अंतर होगा वही हो जाएगी नाव की चाल, यानी विपरीत दिशा में धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत अगर देखा जाए 8 में से 3 को घटाया जाए तो 8 माइनस 3 यानी कि 5, यानी कि जो धारा की चाल होगी विपरीत दिशा में वो 5 किलोमीटर हो जाएगी प्रति आवर, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको जो है बहना पड़ेगा, यानी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ये संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन था और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, संख्याएं होंगी, यानी कौन सी संख्या होगी। अब ये ऐसा क्वेश्चन था जिसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते थे बिना सॉल्व किए, यानी दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे। जैसे बात किया जाए कि दोनों संख्याओं का योगफल 24 आ रहा था, तो 24 आने का मतलब संख्याओं का योगफल तो 24 आएगा क्योंकि जो संख्याएं यहाँ लिखी हैं इन्हीं में से कोई करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर बात किया जाए 16 और 8 इन दोनों का योगफल करें तो 24 आ जाएगा, तो क्या यही ऑप्शन करेक्ट होगा? यानी दूसरा भी चेक कर सकते हैं, 12 और 6 को देखा जाए तो ये 18 हो जाएगा, 24 नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें 18 और 9 इन दोनों को ऐड करें तो 24 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 14 और 7 का, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि उनका योगफल 21 ही आ जाएगा। तो पहली वाली बात से ही हम लोग ऑप्शन को टिक कर सकते थे क्योंकि इन्होंने कहा था दो संख्याओं का योगफल 24 आना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में 24 आ रहा था दोनों संख्याओं को योग करके, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 16 और 8 हो जाएंगी वो दोनों संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो
तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 अंकों की कोई संख्या थी और उस संख्या यानी जो बनी थी, जो संख्या थी वो, और उसके अंक को पलट दिया जाए, यानी अंकों को उलटने पर जो संख्या बन रही थी उस संख्या को दोनों का योग कर रहे थे तो 26 आ रहा था और अंकों का अंतर जो है 2 है। तब आपसे कह रहे हैं उस संख्या को बता दीजिए, संख्या बताइए कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो 2 अंकों की संख्या का कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने बेसिक क्लास में थोड़ा सा आइडिया आपको 2 अंकों की संख्या के बारे में दिया था, बट एक बार और यहाँ पर बता देते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अगर बात किया जाए 2 अंकों की संख्या अगर कोई 25 हो, इसका आपसे कहा जाए एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, तो 20 + 5 लिखा जाएगा। इसको और थोड़ा सही करके लिखा जाए तो 20 को 2 × 10 + 5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 25 को इस तरीके से जरा समझिए। तो यहाँ पर देखा जाए जो इकाई का अंक था वो 5 ऐसे आ गया, दहाई का अंक देखा जाए तो ये 2 है, लेकिन ये 10 संख्या मल्टीप्लाई हो गई। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक जो होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है या ऐसे ही लिख दिया जाता है, लेकिन जो दहाई का अंक होता है वो 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ होता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं बात करूं कि x कोई, यानी कि एक कोई संख्या थी, उसका जो दहाई का अंक था वो x और इकाई का अंक जो है y है, यानी कि इकाई का अंक कितना है y। तब वो संख्या कैसे बनाई जाएगी? तो संख्या बनाना आसान था, यानी कि संख्या कैसे बनाएंगे? 10x + y टाइप की संख्या बन जाएगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आप देख सकते हैं कितनी बार कितने ईयर में आया है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में यहाँ पर डिटेल में इसको सॉल्व कराने का मेरा मकसद यही था कि कहीं आपसे ये क्वेश्चन छूट ना जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बहुत लगा, इसलिए मैंने इसको आपको इसी ऑब्जेक्टिव की क्लास में मैं सॉल्व कराए दे रहा हूँ और इसको सॉल्व कर लेना। तो चलिए बिना विलंब किए इसकी सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। बिल्कुल डिटेल में ये लॉन्ग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग सबसे पहले मान लें कि माना 2 अंकों की संख्या में दहाई व इकाई का अंक क्रमशः x व y है, तब यहां से देखा जाए संख्या क्या बनेगी। संख्या की अगर बात किया जाए, संख्या क्या बन जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो कितना है, y है, और दहाई का अंक x है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दहाई की जो इकाई का अंक ऐसे लिखना होता है तो y, और दहाई का अंक जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको अगर देखा जाए कितना लिखेंगे, 10x + y टाइप का लिखा जाएगा, यानी संख्या ये बन करके आ गई। अब उसके बाद में जैसा ये कह रहे थे, अगर अंकों को उलट दिया जाए तो अंकों को उलटने पर कौन सी संख्या मिलेगी? यहाँ पर लिखेंगे अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। अंकों के स्थान को अगर उलट दिया जाएगा तब कौन सी संख्या मिलेगी? तो इकाई का स्थान पर दहाई चला जाएगा अंक, और दहाई वाला इकाई के स्थान पर, तब जो संख्या मिलेगी 10y + x टाइप की मिलेगी। और फिर प्रश्नानुसार अगर हम लोग देखें तो प्रश्नानुसार ये कहा जा रहा था कि इन्हीं दोनों के अंकों का, यानी दोनों संख्याओं का योगफल 66 क्वेश्चन में दे रखा था, ये 66।
तो अगर देखा जाए यानी कि 10x प्लस का y और ये दूसरी संख्या ऐड कर दो 10y प्लस का x, इन दोनों का सम कितना आ रहा था 66। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो देखा जाए 10x में x को ऐड कर दीजिए तो 11x हो जाएगा, y में 10 को ऐड कर दीजिए तो 11y हो जाएगा और ये कितना 66। इसको सॉल्व किया जाए तो थोड़ा 11 यहाँ से कॉमन था, x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाती 66। इसको सॉल्व करिए 11 बन गया 11 6 जा 66, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई 66। ये जो है यानी एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। और दूसरी बात आपको ये कह रहे थे कि दोनों अंकों का जो योग था वो यानी कि आ गया यहाँ से 6। दूसरी बात यहाँ से देखा जाए कि अंकों का अंतर, चूंकि अंकों का अंतर जो था वो 2 है, तो अगर देखें अंक कौन से x और y ही थे, तो अगर x माइनस y की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ से 2 के बराबर हो जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है समीकरण से और x y की वैल्यू आ जाए तो संख्या बना करके दिखा दिया जाएगा। तो देखा जाए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए तो x क्या पहले क्या लिखी थी x प्लस y बराबर 6, दूसरी x माइनस y बराबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है, विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना मिल जाएगा 2x 8। यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। वैसे ही y की वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समीकरण 1 से देख लो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, और 1 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, या y की वैल्यू 6 माइनस 4 इट मींस ये 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब आप संख्या को बता सकते हैं, अतः करके अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर संख्या बता सकते थे। अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या मतलब इसकी बात कर रहे थे तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो x के प्लेस पर 4 रख करके संख्या बना लीजिए तो कितनी हो जाएगी 10x प्लस का y टाइप की, तो यानी 10x के प्लेस पर 4 प्लस का y की वैल्यू 2, यानी कि वो जो संख्या होगी 40 प्लस 2 यानी कि 42। तो इस वाले करेक्ट यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वह अभीष्ट संख्या कौन थी 42, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको आप देख सकते हैं कितने ईयर में पूछा गया है ये, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्वेश्चन किस लेवल का है, कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, और लास्ट में एक और क्वेश्चन बचता है आयु से रिलेटेड, तो उसको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। लिखा था पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की कितनी है 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्व किया जाए तो इसमें भी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसलिए मैंने इसको जो है कराने का प्रयास जो है किया। यानी कि देखा जाए वैसे ही लेट कर लिया जाए, यानी पुत्र की आयु और पिता की आयु दोनों की वर्तमान आयु निकाल करके बताना था। तो चलिए देखते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लेट कर लिया जाए कि माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु x कंसीडर कर ली गई, तो पिता की कितनी हो जाएगी, दोनों की आयु जो थी 4 गुनी है, यानी 4 गुनी का रिलेशन है। लिखा था फिर से पढ़ लीजिए, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु
4x वर्ष हो जाएगी। अब उसके बाद जो भी रिलेशन लिखा था 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु पहले निकाल लीजिए, फिर जो रिलेशन बोल रहे हैं वो अप्लाई कर दीजिए। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु, पुत्र की आयु देखा जाए तो बाद के केस में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने वर्ष कहेगा बाद उतना ऐड करना होता है वर्तमान की आयु में। तो 5 वर्ष बाद कह रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, यानी कि ऐड कर देंगे तो x + y। फिर दूसरा जो लिखा था पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 4x + 5, ये हो गई पिता की आयु। और दोनों में रिलेशन कितना बोला था? कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, यानी कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो लिख दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखा जाए पिता की आयु यानी 4x + 5 और कह रहे थे पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर है, यानी कितने गुने? 3 गुने के बराबर थी। एक बार फिर से देख लो, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मैंने 3 गुना कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से देखा जाए तो 4x + 5, इसको सॉल्व करें तो कितना? 3x प्लस का 15 हो जाएगा। सॉल्व किया जाए तो इसको इधर सॉल्व जो है ट्रांसफर कर लीजिए, तो 3x, 5 को उधर ले जाओ तो 15 - 5, सॉल्व करोगे तो ये 10 बचेगा। x की वैल्यू जो यहाँ पर मिली वो 10 वर्ष आ गई। कितनी आ गई? 10 वर्ष, यानी कि जो पुत्र था वो 10 वर्ष का था, यानी कि ये 10 वर्ष का हो जाएगा। तो इसको लास्ट में लिख दिया जाए, अतः पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर 10 वर्ष हो जाएगी। और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु 4x यानी कि 4 × 10 यानी कि 40 वर्ष। तो इस तरीके से ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। अब ये क्वेश्चन जरूर आप इनको 1-2 बार और रिवाइज कर लेना, ताकि ये आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो फिर छूटने ना पाए, और बिल्कुल कम समय में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाइए। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अब देखते हैं कोई फिर से आपको नया चैप्टर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे, और लास्ट में यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, डरना नहीं है। एग्जाम का समय बिल्कुल करीब आ रहा है। अब कोई भी ढिलवाही नहीं करनी है और मेहनत से पढ़ते रहना है। अपने सपने को जो है साकार अगर करना है तो उसके लिए एकमात्र ऑप्शन है कठिन मेहनत करना, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और लास्ट में आपको कुछ पंक्तियां सुनाएंगे कि अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है। अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है। लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की खता क्या है। किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो। पीकर के मर जाए कोई तो प्याले की खता क्या है। थैंक यू।